सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य प्रदेशों के लोक सेवा द्वारा अथवा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी परीक्षा की संस्थाएं हैं उनमें जो है कृषि विभाग से संबंधित जो परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उसमें एग्रीकल्चर के जो शाखा है मृदा विज्ञान और उसमें जो है खाद्य उर्वरक का जो अध्ययन किया जाता है, तो खाद्य उर्वरक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में उनमें से लगभग आज मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, कौन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा। तो परिचर्चा में अंत तक मेरे साथ आप बने रहें, ठीक है। प्रश्न नंबर एक कह रहा है स्थानिक संस्थापन क्या कह रहा है? स्थानिक संस्थापन उर्वरक अनुप्रयोग क्या कह रहा है? उर्वरक अनुप्रयोग विधि का उदाहरण कौन सा, विधि का उदाहरण कौन है? कौन है? ठीक है। कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइजेशन प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा हल दुस्तर, क्या कह रहा है? हल दुस्तर संस्थापन, क्या कह रहा है? संस्थापन, ठीक है। बी कह रहा है जो है गहन संस्थापन, ठीक। और सी कह रहा है जो है गोलिका अनुप्रयोग, क्या कह रहा है? गोलिका अनुप्रयोग। डी कह रहा है जो है अमृदा संस्थापन, क्या कह रहा है? अमृदा संस्थापन, क्या कह रहा है? अमृदा संस्थापन। तो स्थानिक संस्थापन उर्वरक अनुप्रयोग का एक उदाहरण, विधि का उदाहरण कौन है? तो वो क्या है जो है गोलिका अनुप्रयोग है। क्या है? गोलिका अनुप्रयोग है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में कहते हैं पेलेट एप्लीकेशन, क्या कहते हैं? पेलेट एप्लीकेशन, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो यहाँ पर डबल पी रहेगा छूट गया है, एप्लीकेशन, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम पोटाश 50 किलोग्राम पोटाश, कह रहा है प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम पोटाश देने के लिए कितनी पोटाश देने के लिए कितनी
म्यूरेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कह रहा कितनी म्यूरेट ऑफ पोटास की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन ए 123.3 kg, बी कह रहा है 93.3 kg और सी कह रहा है 53.3 kg। क्या कह रहा है 53.3 kg और डी कह रहा है 83.3 kg। क्या कह रहा है 83.3 kg। तो 83.3 kg ना करके 83.5 kg। तो प्रति हेक्टेयर म्यूरेट ऑफ पोटास देने 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास देने के लिए कितने म्यूरेट ऑफ पोटास की आवश्यकता पड़ेगी? तो 83.5 kg। आप इसको नोट कर लीजिए, कितना 83.5 kg पड़ेगी। ठीक है, ये इसलिए पड़ेगी क्योंकि जो है 100 kg जो है म्यूरेट ऑफ पोटास में जो है, क्योंकि 100 kg म्यूरेट ऑफ पोटास में यानी MOP में 60 kg K2O मिलता है। कितना? 60 kg मिलता है। ठीक है, ये जो है 60 kg मिलता है। कितना? 60 kg। देखिए, अगर 60 kg उल्टा हो गया है, लेकिन मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, जैसे देखिए, अगर 60 kg मिलता है तो नहीं 60% म्यूरेट ऑफ पोटास मिलता है। म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास 60 kg मिलता है, नहीं 60%। तो जैसे 60 kg 60 kg K2O मिलता है कितने में? 100 kg MOP में। तो इसलिए 1 kg 100/60, इसलिए अब आ गया 50 kg। तो 50 kg होगा 50 गुणे 100/60। कितना हो गया? 50 गुणे 100/60। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये फिर 5 से कट गया, 2 पंजे 10, ये 2 तियां 6। तो ये आ गया आपका जो है, ऐसे ही तो कटेगा। तो ये सब काटेंगे आप, सब काट पीट करेंगे आप जो है, तो आपका आ जाएगा 83.33 आएगा। कितना आ जाएगा? 83.33। कितना आएगा? 83.33। ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 83.33 kg। ठीक है, जैसे 50 गुणे 100/60। तो 1 0 इससे कटा, ये 2 पंजे 10, 2 तियां 6। तो आपका हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा इतना। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका सूत्र ही है कि 1 kg परसेंटेज आपको पता होगा तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि DRIS यानी दृश्य, DRIS यानी DRIS क्या कह रहा है? दृश्य किसके लिए उपयोगी है? किसके लिए
उपयोगी है। कह रहा दृश्य जो है DIR किसके लिए उपयोगी है। ठीक है, ऑप्शन ए तिलहनी फसलों के लिए, बी कह रहा है सब्जी वाली फसलों के लिए, सब्जी वाली फसलों के लिए। फिर कह रहा है लंबी अवधि के फसलों, लंबी अवधि की फसलों के लिए, लंबी अवधि की फसलों के लिए। फिर कह रहा अल्प अवधि की फसलों के लिए। अल्प अवधि की फसलों के लिए। दृश्य जो है किसके लिए है, तो दृश्य जो है वो किसके लिए है, तो लंबी अवधि की फसलों के लिए उपयोगी है। किसके लिए है, लंबी अवधि की फसलों के लिए उपयोगी है। इससे क्या किया जाता है, इससे जो है क्या किया जाता है, आप जानते हैं इससे क्या किया जाता है। इसके द्वारा पौधों में पोषक तत्वों की सांद्रता, पौधों की सांद्रता की गणना की जाती है। ठीक है, दृश्य जो है पौधों में पोषक तत्वों की सांद्रता की गणना, पौधों में जो पोषक तत्व होते हैं उसकी सांद्रता की गणना की जाती है, लंबी अवधि के पौधों फसलों के लिए उपयोगी होता है। आप इसको नोट करिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, आप इसको अच्छी तरीके से नोट करें। बहुत इजी है, हल्का सा आप दिमाग पे आप प्रेशर देंगे तो याद हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सर्वप्रथम किस उर्वरक, कह रहा है भारत में सर्वप्रथम किस उर्वरक का निर्माण किया गया, किस उर्वरक का निर्माण, किस उर्वरक का निर्माण किया गया था। कह रहा कि भारत में सर्वप्रथम किस उर्वरक का निर्माण किया गया था। कह रहा है यूरिया, बी डाई अमोनियम, डाई अमोनियम फास्फेट, सी म्यूरेट ऑफ पोटास, और डी जो है सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट। क्या कह रहा है, सिंगल सुपर फास्फेट। तो भारत में सर्वप्रथम किस उर्वरक का निर्माण हुआ, तो सिंगल सुपर फास्फेट का निर्माण हुआ। कि किसका निर्माण हुआ, भारत में सबसे पहले जो है सिंगल सुपर फास्फेट का निर्माण हुआ। कब हुआ, 1906 ईस्वी में। कहा, 1906
इसबी में चेन्नई में, और इसमें जो है 16% P2O5 जो है 19% कैल्शियम, 12% सल्फर, क्या सल्फर, 16% फास्फोरस, 19% कैल्शियम, 12% सल्फर पाया जाता है। इसलिए ये जो दलहनी और तिलहनी के लिए बहुत ही उपयोगी उर्वरक है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? पौधों में सिस्टीन एमिनो अम्ल के पौधों में सिस्टीन अमीनो अम्ल के पौधों में सिस्टीन अमीनो अम्ल के संश्लेषण से संबंधित कौन सा पोषक तत्व है? ठीक है, कह रहा है कौन सा पोषक तत्व है। ऑप्शन ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी जिंक, डी सल्फर। तो कह रहा है पौधों में सिस्टीन अमीनो अम्ल के संश्लेषण से संबंधित कौन सा पोषक तत्व है? तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सल्फर में जो है सिस्टीन मेथियोनिन अमीनो एसिड पाया जाता है। तो ये सल्फर आपका है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कैल्शियम किसका महत्वपूर्ण घटक है? कैल्शियम किसका महत्वपूर्ण घटक है? कह रहा कैल्शियम किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो कह रहा है ऑप्शन एक न्यूक्लिक अम्ल का, बी कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल का, बी कह रहा है क्लोरोप्लास्ट का, और सी कह रहा है कोशिका भित्ति का, और डी कह रहा है प्रोटीन का। क्या कह रहा है? प्रोटीन का। तो कैल्शियम किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो कोशिका भित्ति का है। आप इसको नोट कर लीजिए कि कैल्शियम जो है कोशिका भित्ति का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, आप इसको
नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम बार उर्वरक, क्या कह रहा है, प्रथम बार उर्वरक नियंत्रण आदेश, भारत में प्रथम बार उर्वरक नियंत्रण आदेश कब पारित हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि भारत में प्रथम बार उर्वरक नियंत्रण आदेश कब पारित हुआ था। ऑप्शन ए 1956, 1954, सी 1957 और डी 1952। क्या कह रहा है, 1956, 54, 57, 52, इन चारों में से एक है। तो कब हुआ था, 1957 ईस्वी में पारित। आप इसको नोट कर लीजिए, आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए, मैं इसी में ऑप्शन बना दे रहा हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। फिर जो है 1985, ये चीजें आपको मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको आसान हो। ये 1955 में क्या हुआ था, आदेश बना था, 1955 में बना था और 1957 में पारित हुआ था और 1985 में आदेश लागू हुआ था। ठीक, देखिए उसमें यह होता है कि कोई भी अध्यादेश जब वहाँ संसद में पेश किया जाता है तो पहले बनाया जाता है। जब मतलब ये संसद में जाता है तो लोकसभा राज्यसभा द्वारा जो है उसको पारित किया जाता है। पारित तो हो जाता है कि हाँ इसको लागू करना है। ठीक है, आदेश बना, लोकसभा राज्यसभा में गया, पारित हो गया। पारित हो गया लेकिन लागू नहीं हुआ। ये होता है कि हाँ इसको लागू होना चाहिए, देश हित में है, समाज हित में है, उसके बाद तब लागू होता है। तो देखिए बना कब, 55 में, पारित कब हुआ, 57 में, लागू कब हुआ, 85 में। आप ये तीनों में से कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपका जो है क्वेश्चन गलत चला जाएगा। आप जो है 1957 रट के गए हैं, पता चला आदेश को लागू, पारित और जो है बना कब, इसमें कंफ्यूज हो गए। कह रहा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का आठ, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कैल्शियम अमोनियम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, क्या होता है वो, CaNH2
ये कह रहा है CaNH2, फिर कोष्टक में NO3 का थ्राइस। फिर बी क्या कह रहा है? ठीक है, बी कह रहा है CaNH, क्या कह रहा है? CaNH4, क्या कह रहा है? CaNH4 NO2 का थ्राइस, क्या कह रहा है? 3 का ट्वाइस। ठीक, उसके बाद सी क्या कह रहा है? कह रहा है CaNH4 NO3 का थ्राइस, क्या कह रहा है? CaNH4 को थ्राइस। फिर ये कह रहा है CaNH2, डी कह रहा है CaNH2NO2 का ट्वाइस। ठीक है, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? CaNH4NO का थ्राइस। ऑप्शन सी आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है अकीओची, अकीओची, क्या कह रहा है? अकीओची, अकीओची, ये क्या है? अकीओची एक बीमारी है। अकीओची बीमारी धान की, क्या कह रहा है? धान की फसल में किस कारण से होता है या होती है या लगता है या लगती है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? बोरान की विषाक्तता से। फिर बी क्या कह रहा है? सल्फर की कमी से, सल्फर की कमी से। फिर सी क्या कह रहा है? जिंक की विषाक्तता से। फिर डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड की विषाक्तता से। तो कह रहा है कि अकीओची बीमारी धान में जो है किस कारण से लगती है। तो ये जो लगती है अकीओची बीमारी जो लगती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की जो विषाक्तता होती है इस कारण से लगती है। किस कारण से? हाइड्रोजन। ऑप्शन डी सही है आपका, आप इसको नोट कर लीजिए। एक टुंगरू रोग लगता है, कौन सा? टुंगरू, कौन सा रोग? टुंगरू रोग। इसको टुंगरू कह लीजिए, टुंगरो सबसे बढ़िया होगा, इसको जब आप यूज करिए
तो टुंगरो रोग धान में क्यों लगता है? वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस के कारण। धान में जो टुंगरो रोग लगता है वायरस के कारण लगता है। और कल हमने एक लिखाया था कि धान में खैरा रोग और मक्का में लीफ वाइट बड स्पॉट, क्या है? पत्ती पर सफ़ेद धब्बा, और धान में खैरा रोग, मक्का का पत्ती सफ़ेद धब्बा रोग और धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण लगता है? आप उसको याद कर लीजिए, खोज लीजिए, हम बताएंगे नहीं, कल ही क्लास में आपको बताए हैं। जैव पदार्थ कह रहा है, जैव पदार्थ, जैव पदार्थ अपघटन, क्या कह रहा है? जैव पदार्थ अपघटन का अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद क्या होता है? कह रहे कि जैव पदार्थ अपघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑप्शन ए लिग्निन। बी क्या कह रहा है? ह्यूमिक एसिड, क्या कह रहा है? ह्यूमिक एसिड। सी क्या कह रहा है? ह्यूमस। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है जो है फुल्विक एसिड। क्या कह रहा है? फुल्विक एसिड। तो जैव पदार्थ अपघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो होता है ह्यूमस होता है। क्या होता है? ह्यूमस होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका आप लिग्निन ज़्यादा होता है कि प्रोटीन ज़्यादा है होता है, इसके प्रोटीन को क्या कहते हैं, इसमें CN रेशियो क्या होता है, ये सब आप तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर, इसके बारे में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ठीक है। आप उसको, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है, उसको खोज करके आप इसको तैयार कर लीजिएगा। जब भी पढ़िएगा तो नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें कार्बन अधिक पाया जाता है कि हाइड्रोजन अधिक पाया जाता है कि ऑक्सीजन अधिक पाया जाता है कि नाइट्रोजन अधिक पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कौन सी जीन, कह रहा है कौन सी जीन, कौन सी जीन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है? कौन सी जीन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, या होती है? ऑप्शन ए नोरिन 1, बी कह रहा है जो है निफ जीन, निफ जीन। सी कह रहा है निफ 1 और डी कह रहा है नोरिन 10। तो कौन सी जीन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो वो निफ जीन है। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि निफ जीन जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है। जो लेग्यूमिनेशियम कुल के जीवाणु जो होते हैं दलहनी फसलों को, जिस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उस नाइट्रोजन को जो है
नाइट्रोजीन कहते हैं। और उस नाइट्रोजीन के स्थिरीकरण के लिए जो उत्तरदायी जीन है वह निफ जीन है। और जो हीमोग्लोबिन वो लेगुमिनोस्पर्म के जो वो फसलों की जड़ों में जो जीवाणु होते हैं गुलाबी, उसमें जो है गुलाबी रंग की गांठें पाई जाती हैं। किसकी? गुलाबी रंग की गांठें पाई जाती हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये नोरिन 10 क्या होता है? गेहूं में बौनेपन की जीन। नोरिन 10 जो है गेहूं में जो है बौनेपन की जीन है, ठीक है। बौनेपन का कारण जो है नोरिन 10 के कारण ही संभव हो सका। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? धान वाली फसल की मृदा वायु रहित वातावरण किसके द्वारा उर्वरक नाइट्रोजन की गैसीय हानि उर्वरक नाइट्रोजन की गैसीय हानि, क्या कह रहा है? उर्वरक नाइट्रोजन की गैसीय हानि के लिए उत्तरदायी है। मतलब धान वाली फसल की मृदा जो है उसमें वायु रहित वातावरण में किसके द्वारा उर्वरक नाइट्रोजन की गैसीय हानि के लिए उत्तरदायी है। मतलब कौन, क्या कारण है कि वो जो है गैसीय हानि कौन सी है जो उर्वरक नाइट्रोजन का हानि करती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए नाइट्रीकरण, बी वाष्पन, बी जो होता है वाष्पन होता है, अमोनीकरण, फिर डी कह रहा है, क्या कह रहा है? डीनाइट्रीकरण। क्या कह रहा है? डी नाइट्रीकरण। तो धान वाली फसल में ये आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसका कारण जो होता है डीनाइट्रीकरण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये डीनाइट्रीकरण में होता क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। डीनाइट्रीकरण में होता क्या है? नाइट्रिफिकेशन के उल्टा होता है, जिसको विनाइट्रीकरण कहते हैं।
ठीक है। डिनाइट्रीकरण में होता क्या है, नाइट्रेट जो है नाइट्राइट और नाइट्राइट जो है फिर अमोनिया। ठीक है, नाइट्रेट फिर नाइट्राइट, नाइट्राइट से फिर अमोनिया, अमोनिया अथवा गैसीय नाइट्रोजन के रूप में क्या होता है, अथवा गैसीय नाइट्रोजन के रूप में ह्रास होता है। ठीक है, डिनाइट्रीकरण से क्या होता है कि नाइट्रेट्स जो नाइट्रेट के रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं, तो वो नाइट्रेट से नाइट्राइट में बदलता है, फिर अमोनिया और गैसीय नाइट्रोजन के रूप में हानि होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से चलता है। यही जो है ये जस्ट जो है नाइट्रिफिकेशन के डिनाइट्रिफिकेशन जो है उल्टा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है माइकोराइजा किसके ग्रहण में मदद करता है। क्या कह रहा है, माइकोराइजा किसके ग्रहण में मदद करता है, तो किसके ग्रहण में मदद करता है, कह रहा है ऑप्शन 1 लोहा, बी नाइट्रोजन, सी फास्फोरस, डी पोटास, ई सल्फर। तो माइकोराइजा जो है किसके जो है ग्रहण में मदद करता है। ठीक है, तो वो है कौन सा, फास्फोरस है। फास्फोरस के ग्रहण में माइकोराइजा मदद करता है। ये क्या है, माइकोराइजा जो है उच्च कुल जो पौधे होते हैं उच्च वर्गीय, उनके जो है जड़ों में कवक के साथ सहजीवन करता है। ठीक है, ठीक, माइकोराइजा उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों में पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माइकोराइजा और कैप्रिफिकेशन, ये दो वर्ड जो है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, पोखर धान के, क्या कह रहा है, पोखर धान के खेतों में प्रयुक्त उर्वरकों से नत्रजन की हानि कम करने के लिए यूरिया के लिए यूरिया उर्वरकों क्या कह रहा है, यूरिया उर्वरकों को
रूप में प्रयोग करना चाहिए। किस रूप में प्रयोग करना चाहिए? क्या कह रहा है? ऑप्शन ए जो है पत्तियों पर छिड़काव, और बी कह रहा है जो है अपचयित जोन। क्या कह रहा है? अपचयित जोन। और सी कह रहा है उपचयित जोन। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। तो पोखर धान के खेत में प्रयुक्त उर्वरक से नत्रजन की हानि कम करने के लिए यूरिया उर्वरकों को किस रूप में प्रयोग करना चाहिए? तो इसको क्या कहते हैं? कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? अपचयित जोन में। अपचयित जोन में प्रयोग किया जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिड्यूस जोन। आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यूरिया का ऐसे हानि भी नहीं पूछेगा, तब भी पूछ लेगा कि यूरिया का प्रयोग जो है धान के जो जलमग्न धान के खेत में किस, या धान के खेत में किसी तरह धान अगर आ जाए और यूरिया का प्रयोग आ जाए और क्षेत्र पूछ रहा है, तो आप बिना सोचे समझे जो है अपचयित जोन लगा दीजिएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्योंकि जो दलदल मतलब जलमग्न मृदाएं होती हैं, उसमें जो है नाइट्रोजन उर्वरक ना दे करके अमोनिकल उर्वरक दिया जाता है। अमोनिकल, यूरिया का प्रयोग ना करके जो है अमोनिकल खाद का प्रयोग करना चाहिए, जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। कौन सा? अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड का जो है प्रेफर किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको जो है आपको अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट, आप इसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन मिलता है उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? पूर्ण उर्वरक, पूर्ण उर्वरक का अर्थ, पूर्ण उर्वरक का अर्थ है जिसमें उर्वरक, पूर्ण उर्वरक का अर्थ है जिसमें उर्वरक, पूर्ण उर्वरक का अर्थ है जिसमें उर्वरक जो है दो, ऑप्शन ए, दो प्राथमिक पोषक, दो प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, दो प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। एक मुख्य पोषक तत्व हो, ऑप्शन सी, तीन
प्राथमिक पोषक तत्व हो। डी कह रहा है क्या, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण उर्वरक का अर्थ हो जिसमें उर्वरक के 3 प्राथमिक पोषक तत्व हो, 3 प्राथमिक पोषक तत्व हो, कम जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे एन पी के 15। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ जो है मैं आपको, ये तो पूर्ण उर्वरक हो गया, अब संयुक्त उर्वरक की एक डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। इसको जो है आप नोट कर लीजिए। जब 2 या 2 से अधिक प्राथमिक, जब 2 या 2 से अधिक प्राथमिक तत्व, जब 2 या 2 से अधिक प्राथमिक तत्व एक ही उर्वरक में रासायनिक रूप से मिलते हैं, रासायनिक रूप में मिलते हैं, रासायनिक रूप में मिलते हैं, तो उसे संयुक्त उर्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त उर्वरक कहते हैं। जैसे DAP नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46%। ठीक है, नाइट्रोजन 18%, फास्फोरस 46%। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, KCl मतलब पोटेशियम, क्या कह रहा है? पोटेशियम क्लोराइड को और किस नाम से जानते हैं? और किस नाम से जानते हैं? पोटेशियम क्लोराइड को और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए पोटास ऑफ सल्फेट। क्या कह रहा है? पोटास ऑफ सल्फेट। बी कह रहा है
ग्रूमर, सी कह रहा है सुफला, और डी कह रहा है म्यूरेट ऑफ पोटाश। क्या? म्यूरेट ऑफ पोटाश। ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो है म्यूरेट ऑफ पोटाश नाम से, और जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? म्यूरेट ऑफ पोटाश नाम से जाना जाता है। ठीक है। ठीक, आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको इसकी कुछ विशेषता बताता हूँ। इसमें जो है 60% जो है पोटाश पाया जाता है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और इसका प्रयोग कुछ फसलों में प्रतिबंधित है। क्या है? कुछ फसलों में प्रतिबंधित है। इसका प्रयोग KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग आलू, चुकंदर, टमाटर, तंबाकू में नहीं करना चाहिए या नहीं प्रयोग किया जाता है। इसलिए तंबाकू में क्या है? तंबाकू में क्या करता है? जो है इसका तंबाकू में क्लोराइड आयन पत्ती की गुणवत्ता को क्या करता है? पत्ती की गुणवत्ता को खराब कर देता है। ठीक है। और गन्ना चुकंदर में क्या करता है? गन्ना तथा चुकंदर में, गन्ना तथा चुकंदर में ग्लूकोज भंडार को प्रभावित करता है। अब बचा क्या? अब बचा आलू। आलू में क्या करता है? आलू में स्टार्च भंडार को प्रभावित करता है। ठीक है। देखिए, पोटेशियम क्लोराइड या म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है आलू, चुकंदर, टमाटर, तंबाकू, गन्ना आदि में प्रयोग नहीं किया जाता है। जो है गन्ना भी ले लीजिए आप, गन्ना तंबाकू में नहीं किया जाना चाहिए या नहीं किया जाता है, क्योंकि तंबाकू में क्लोराइड आयन जो होते हैं पत्ती की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, और तंबाकू का इकोनॉमिकली पार्ट जो होता है पत्ती ही होता है। और जो है गन्ना तथा चुकंदर में ग्लूकोज भंडार को प्रभावित करता है, और आलू में स्टार्च भंडार को प्रभावित करता है। ये इसकी जो है हानि पहुंचाता है इन फसलों में। तो इसलिए जो है तंबाकू का प्रयोग जो है पोटेशियम क्लोराइड या अथवा म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग इन फसलों में नहीं किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो
आज मैंने आपको 17 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जिसमें कंटेंट मैंने बहुत ज़्यादा उपलब्ध आपको कराया है। तो आप जो है 17 क्वेश्चन ही ना इसको मानिएगा, कम से कम इसको 30 क्वेश्चन मान के चलिएगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आपके पास जो भी बुक होगी उससे मिलान कराएंगे तो देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं, बुक भी पढ़ते रहिएगा। तो आप जो है, आपको इससे ये गाइड मिल रहा है कि आपके क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे घुमा फिरा करके आ रहे हैं। लेकिन इन क्वेश्चनों को आप गलत मत करिएगा, इनको रट के जाइएगा। ये क्वेश्चन आप गलत कर देंगे तो पक्का है कि आप जो है मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं गलत होने हैं। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।